नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पॉइंट बाय जीआरएफ में। और आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल फैक्टर जो कि सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वाटर लॉगिंग यानी कि जल आक्रांति। जब कृषि भूमि पर आवश्यकता से अधिक सिंचाई की जाती है तथा उचित जल निकास की व्यवस्था ना हो, तब इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होती है, यानी कि भूमि पर जल भर जाता है, जिसको वाटर लॉगिंग या जल आक्रांति कहा जाता है। इसके कई दोष होते हैं। पहला दोष, भूमि की भौतिक दशा खराब होती है। दूसरा ये होता है, हम सब जानते हैं कि सॉइल कंपोजिशन में 25% भाग जल का और 25% भाग एयर का होता है। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आती है, यानी कि जल भराव की कंडीशन आती है, तो एयर वाटर के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है और इस कंडीशन में वायु की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बहुत कम हो जाती है, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक कम करती है। तीसरा, विनाइट्रीकरण का प्रोसेस, यानी कि एक तो प्रोसेस होता है, आप नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी कि N2 को अमोनियम में कन्वर्ट करो, अमोनियम में कन्वर्ट करना, जिससे कि पादप इसको ग्रहण कर पाएँ। और एक प्रोसेस होता है कि वापस अमोनियम को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं विनाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रोजन का लॉस होना। तो इस तरह की कंडीशन में नाइट्रोजन नामक पोषक तत्वों का विनाइट्रीकरण के द्वारा लॉस यानी कि हानि होती है। और इसके बाद में अन्य पोषक तत्व जो कि वाटर में घुलनशील होते हैं, वो लीचिंग के द्वारा सोइल से नीचे चले जाते हैं। आप सब जानते हो, जब पानी की भराव की कंडीशन होती है तो पानी अंततः या तो वाष्प के द्वारा ऊपर जाएगा या नीचे की ओर मूवमेंट करेगा। जब वो नीचे की ओर मूवमेंट करता है तो घुलनशील पोषक तत्वों को भी अपने साथ में लेके जाता है, जिसको लीचिंग कहा जाता है, जिसके कारण काफ़ी हद तक पोषक तत्वों की उस मृदा में कमी हो जाती है। तो ये भी ओवरऑल क्या होता है, मृदा के सोइल फर्टिलिटी को कम करता है। तो यानी कि ओवरऑल वाटर लॉगिंग कंडीशन भूमि के लिए हानिकारक है, ये सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। इसके बाद कंडीशन, दूसरा फैक्टर आता है जो कि सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है आपके क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि फसल प्रणाली। देखिए, हर भूमि में पोषक तत्व कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, ठीक है। और पादप जो होते हैं, लेकिन जो फसलें होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो केवल ये जो पोषक तत्व होती हैं उनको केवल अवशोषण करती हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि भूमि में पोषक तत्वों को डालती हैं, यानी कि जैसे अपन डालते हैं ऊपर से खाद, वैसे ही फसलें भूमि को यानी कि मृदा को पोषक तत्व देती हैं, जैसे कि दलहन फसल। तो गैर दलहन फसल हमेशा न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है फ्रॉम सॉइल, यानी कि गैर दलहन जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं वो क्या करती हैं, भूमि से पोषक तत्वों को लेती हैं। जबकि दलहन फसल जो होती हैं, दाल वगैरह की फसल, वो भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये है कि जब भी गैर दलहनी फसल लगाएं यानी कि खाद्यान्न जैसी फसलें लगाएं, तो उसके बाद हमेशा आपको दलहनी फसलों का यूज करना चाहिए, ताकि सोइल की उर्वरता बनी रहे। यानी कि कुल मिला के फसलों का चुनाव ऐसा हो जैसा वैज्ञानिक ढंग से होता है, जिससे कि सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद में है तीसरा, सोइल पीएच। सोइल पीएच काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है सोइल फर्टिलिटी को। ये सोइल पीएच के ऊपर ही जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्तता निर्भर होती है सोइल फर्टिलिटी की, ठीक है। देखिए, अगर कई भूमि ऐसी होती हैं कि जहाँ सोइल अधिक अम्लीय होती हैं, वहाँ कुछ तत्व कम मिलते हैं, कुछ ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कई सोइल ऐसी होती है जो अधिक क्षारीय होते हैं, वहाँ कुछ तत्व कम मिलते हैं, कुछ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई सोइल ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें किसी चीज़ की कमी पाई जाती है, ठीक है। बाय द वे, अगर कोई सोइल यानी कि मृदा ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अम्लीय शब्द यूज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पीएच जो स्केल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से शुरू, 0 से शुरू होता है, 7 पे जाता है, यानी कि शुरुआत अम्ल से ही होती है, अम्लीय से होती है, क्षारीय बाद में आता है, ठीक है। तो अगर कोई ज़्यादा अम्लीय है तो कौन से तत्वों की कमी होगी, तो का से के मी, ठीक है। तो कैसे कैल्शियम और मी से मैग्नीशियम, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये एक ट्रिक्स हो गई आपके कि सोइल अगर ज़्यादा अम्लीय है तो कौन कौन से तत्वों की कमी होगी, कैल्शियम व मैग्नीशियम नामक पोषक तत्वों की कमी होती है। जबकि अगर सोइल अम्लीय है, कमी के साथ साथ कुछ पोषक तत्व ऐसे भी होंगे जो कि अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। वो कौन से हैं, लेट, LAT, लेट, ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। L से लोहा, A से एल्यूमिनियम,
टी से तांबा, और एक वो याद कर लेना मैग्नीज, ठीक है। हालांकि ये लोहे का प्रतीक तत्व नहीं है, मैं आपको जस्ट एक याद करने की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई सॉइल अम्लीय है तो उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम की कमी पाई जाएगी, व इनकी अधिकता पाई जाएगी लोहा, एल्युमिनियम, तांबा व मैग्नीज की। यदि कोई सॉइल या मृदा ज़्यादा क्षारीय है तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है। जो कमी में वो ज़्यादा पाया जाएगा वो ज़्यादा है, जो कमी में पाया जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सॉइल पीएच हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो मृदा में जीवाणु की मात्रा है, यानी कि सूक्ष्म माइक्रोब्स की मात्रा है, ठीक है। सॉइल के अंदर मित्रों जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, उतनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी। जैसे शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसिटी, इसके बाद में जीवाणु। अब सब जानते हैं शैवाल जितने ज़्यादा होंगे, शैवाल का प्रमुख कार्य क्या होता है, ये सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर वायु संचार का कार्य करता है। इसका मतलब वायु को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका कार्य होता है शैवाल का। अगर शैवाल है किसी सॉइल में, अगर शैवाल प्रॉपर ढंग से उग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वायु का संचार है, वायु अवेलेबल है वहाँ पर। इसके बाद में अगर कवक और एक्टिनोमाइसिटीज़ को देखा जाए तो इनका प्रमुख कार्य होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना। और जब आप सब जानते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होगा तो तभी उसके पोषक तत्व अवेलेबल फॉर्म में आ पाएंगे, ठीक है, तभी सॉइल में आ पाएंगे। तो कवक व एक्टिनोमाइसिटीज क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। इसके अलावा आप सब जानते हो कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे क्या होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं, इसको पादप ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे जीवाणु अगर क्रियाशील होंगे मृदा में तो सॉइल फर्टिलिटी ऑब्वियसली हाई होगी। अगर ये क्रियाशील नहीं है तो इसका मतलब वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी या बहुत कम होगी। इसलिए सॉइल के अंदर इस तरह के माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हो कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म को तो किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थवर्म को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, जो कि पोषक तत्वों को देने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड है। माइक्रोब्स जितने ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी उतनी अच्छी होती है। इसके बाद में बात करूं मृदा में उपस्थित कार्बनिक मात्रा। देखिए कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बहुत कम होती है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। जिनमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उनके पास में उनका डिकम्पोजिशन भी होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो उनसे पोषक तत्व भी लिए जाएंगे, अर्थात वो मृदा न्यूट्रिएंट रिच होगी, यानी कि फर्टाइल होगी ही होगी। इसके बाद में जो छठा पॉइंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट पॉइंट है वो है जुताई की विधि व समय। देखिए जुताई की विधि व समय भी सॉइल फर्टिलिटी पे बड़ा इंपॉर्टेंट कारक है। ढालू वाला भाग हो तो उसकी हमेशा लंबवत ही जुताई करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भाग यूँ है तो लंबवत जुताई करनी चाहिए, ताकि होता क्या है कि एक तो जब बरसात वगैरह आती है तो एक सॉइल इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हो पाए, क्योंकि अगर पानी के द्वारा अगर सॉइल का इरोजन होगा तो पोषक तत्वों का ह्रास होगा। इस तरह से कटाई करने से सॉइल इरोजन बहुत कम होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। दूसरा ये होता है हमेशा सही समय पर जुताई करनी चाहिए, ठीक है, सही समय पर ही जुताई करनी चाहिए। इसके देखिए सही समय का मैं मतलब बताता हूँ। कई बार आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जुताई करने से क्या होता है कि जो कैपिलरीज है, वाटर कैपिलरीज, जिनमें वाटर मूवमेंट होता रहता है, तो कई बार क्या होता है कि जब आप जुताई नहीं करते हो तो जो पानी रहता है सॉइल का वो क्या करता है कैपिलरीज के द्वारा ऊपर आ जाता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। इससे सॉइल में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसे समय का ध्यान रखते हुए सॉइल में जुताई करनी चाहिए ताकि वो कैपिलरी टूट जाए और मृदा का पानी मृदा में ही रह जाए और नमी पूरी तरह से बरकरार हो। इसके अलावा जुताई की गहराई वो भी सही होनी चाहिए। ज़्यादा गहरी जुताई भी मृदा की भौतिक कंडीशन को ह्रास पहुंचाती है। तो ये थे आर्टिफिशियल फैक्टर जो कि सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।